Hello students, welcome to the Cosmos Center for Learning English. This is Shravan sir, and I'm here today with a poem from class 9 and the poem is No Men Are Foreign. ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी विदेशी नहीं होता, ये पोएम का शीर्षक है. And this poem has been composed by an English poet and he is James Kirov. Okay, he was born in 23rd April 1918. उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 को. कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में. एंड ही वॉज डाइड, ठीक है, सॉरी ही डाइड इन 10th मई 2009. 10 मई 2009 को उनकी मृत्यु हुई. कहाँ पे? एंडोरा में. उनके वर्क्स में है कुल मिलाकर 30 बुक्स. ठीक है, उन्होंने पोइट्री के अलावे प्लेज लिखे हैं, ठीक है, जिसको ड्रामा कहते हैं हम लोग, नॉवेल्स लिखे हैं जिसको उपन्यास कहते हैं, और ऑटोबायोग्राफीज. ठीक है, अब हम लोग पोएम के लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में जाएं. इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पोएम का ओवरव्यू जान लेते हैं. ठीक है, थ्रू दिस पोएम द पोएट, हु इज द पोएट? जेम्स किरव wants to propagate a concept of universal brotherhood, or you may better call it global citizenship. वो एक कॉन्सेप्ट को विस्तारित करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसका? वो जो वैश्विक भाईचारा है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ठीक है, कि पूरे दुनिया के लोग आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, भाई बहन हैं, और साथ ही साथ कि हमारा जो एक नेशनल सिटीजनशिप है ना, कि एक किसी देश का नागरिक ना होकर हम पूरे विश्व का नागरिक हों, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बंधा नहीं हो, उसके कारण हमारे आइडेंटिटी नैरो ना हो, हमारी जो पहचान है, ठीक है, वो संकीर्ण ना हो. ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि जब हम मतलब पूरे विश्व के सभी मानव कि एक ही हवा को सांस में लेते हैं, हम सेम सनलाइट को शेयर करते हैं, हम सेम लैंड में रहते हैं, यहीं पर जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं, पड़े रहते हैं, चाहे हमें दफना दिया जाता है मृत्यु के बाद या फिर जला दिया जाता है. तो फिर हम में ये फ़र्क क्यों? ठीक है, और इस हमारी जो नैरो आइडेंटिटी है, ये एक संकीर्ण पहचान जो है, उसके कारण से एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना ये पैदा होता है, और इसके कारण से समय समय पर पूरे विश्व में युद्ध होते रहे हैं. ठीक है, कई तरह की लड़ाइयाँ होती रही है, उससे बहुत ज़्यादा हमें क्षति हुई है. वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हम लोग इसको जान ही रहे हैं. ठीक है, इसके अलावे भी जितने सारे युद्ध हम लोग हिस्ट्री में उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, और उस युद्ध के बाद जो लोगों को स्टारवेशन, भुखमरी की स्थिति झेलना पड़ा है, जो सफरिंग झेलना पड़ा है, सिर्फ वो किसके कारण? वो नैरो आइडेंटिटी के कारण, हमारी संकीर्ण पहचान जो हमने क्रिएट किया है. ठीक है, किसके आधार पर? एक जियोग्राफिकल बाउंड्री खड़ा करके, ठीक है, एक लैंग्वेज बैरियर खड़ा करके, या फिर अपने कलर के आधार पर, ठीक है, वेशभूषा के आधार पर. तो कहते हैं कि ये संकीर्ण मानसिकता नहीं रखें, ये सिर्फ दुख को ही जन्म देता है. ठीक है, हम तो उस देश से हैं हम लोग जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की क्या कहते हैं उसका एक सिद्धांत को पूरे विश्व तक पहले ही हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने फैलाया है, जिसमें हम केवल न केवल मानव मात्र बल्कि संपूर्ण प्राणी जिसमें प्राण है, सबको हम अपने परिवार की तरह मानते हैं. ठीक है, तो उसी के तहत हमारे ये जो पोएट हैं, ठीक है, ऑन जेम्स किरव है. तो ये इंग्लिश पोएट, लेकिन इनके विचार और भाव हमारे जो इस मिट्टी, इस पृथ्वी का, इस भारत की, इस धरती का जो एक सिद्धांत यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का है, उसको समर्थन करता हुआ दिखता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में आते हैं. लेकिन उसमें आए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, और फिर हम लोग जब लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन समरी को देख लेंगे, फिर उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे. तो चलिए आते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स में. पहला है फॉरेन, जैसे यहाँ मैंने बताया. तो फॉरेन मीन्स क्या होता है? अनदर कंट्री, फॉरेन, विदेश. ठीक है,
जिसको हम लोग विदेश कहते हैं, दूसरा देश। फिर बेनेथ, बेनेथ मतलब होता है अंडर, नीचे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो। ठीक है, बेनेथ मीन्स क्या होता है, अंडर, नीचे, जैसे बेनेथ अ ट्री, पेड़ के नीचे। फिर है रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई, मीन्स पहचान। ठीक है, पहचानना। फिर है डिस्पोजेस, डिस्पोजेस मतलब होता है यहाँ पे, डिस्पोजेस से मतलब है डिसलॉज करना। ठीक है, डिप्राइव करना मतलब किसी चीज़ से वंचित करना किसी को। ठीक है, फिर डिफाइल, डिफाइल मीन्स टू मेक डर्टी, गंदा करना, पॉल्यूट करना, पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना, डिफाइल का मतलब। फिर आउटरीच द इनोसेंस ऑफ, आउटरीच द इनोसेंस मतलब होता है किसी की प्योरिटी, शुद्धता को नष्ट करना, किसी चीज़ को गंदा करना। ठीक है, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में जो इस्तेमाल हुआ है, बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन हुआ है, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, एंजैम्पमेंट और मेटाफोर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लाइन वाइज पोएम के एक्सप्लेनेशन और समरी में। ठीक है, बुक सामने रखेंगे आप। ओके, कम टू द पोएम। नो मैन, रिमेंबर, एक वर्ड का रिपीटेशन इसमें हुआ है, रिमेंबर का। देखिए जो पोएटिक डिवाइस है ना, यहाँ पे रेपिटेशन, उसके लिए आप उसको देख सकते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ। ठीक है, कहता है कि रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई आदमी अजनबी नहीं होता। अजनबी, स्ट्रेंज मतलब जानते हो, स्ट्रेंज मतलब होता है जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, अनजान जिसको कहते हैं हम लोग, अनजान व्यक्ति, जिससे परिचित नहीं है। कहता है रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, न कोई आदमी अनजान होता है, न कोई देश विदेश होता है। ठीक है, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब देखिए यूनिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे है आर्मी से। जैसे हर कंट्री का आर्मी जो है वो अपना एक अलग यूनिफॉर्म पहनता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, लेकिन उसके अंदर, उस यूनिफॉर्म के अंदर जो रहता है, या हम आर्मी को ही क्यों ले लें, या हम हर देश के पहनावे को ही ले लेते हैं। ठीक है, उसको समझने की बात है ये कि हर देश के लोग अपने अपने ढंग का वेशभूषा, ठीक होता है, उनका पोशाक अलग होता है। तो लेकिन उस पोशाक के अंदर जो व्यक्ति है वो सेम ही है, वो मनुष्य ही है। ठीक है, वही कहता है कि अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरह से कह लें कि यहाँ पे यूनिफॉर्म्स को हम आसमान भी कह सकते हैं, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके नीचे जो हम लोग श्वास लेने वाले जो बॉडी होता है सभी एक होता है। तो उसको कई अर्थों में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम आर्मी को ले लें तो हर कंट्री का जो आर्मी मैन होता है उसका यूनिफॉर्म अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो इंसान रहता है उस यूनिफॉर्म के अंदर, या हम उसको, किसी हर देश का पहनावा अलग होता है। ठीक है, ड्रेस अलग होता है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान होता है वो मनुष्य होता है। वही कहता है यहाँ पे कि बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वही सिंगल बॉडी होता है, वही आदमी होता है जो श्वास ले रहा होता है, लाइक आवर्स, जैसे हम श्वास लेते हैं। ठीक है, मैंने जैसे हम होते हैं, केवल श्वास लेने की बात है, जैसे हम इंसान हैं उस तरह उसमें भी वो इंसान ही होता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कि जिस पृथ्वी पर मेरे हमारे भाई चलते हैं, हमारे भाई जिसको हम लोग फॉरेन कहते हैं उसको हमारे भाई कहा है कवि ने। ठीक है, हम लोग जिसको फॉरेनर कहते हैं, विदेशी कहते हैं, अजनबी कहते हैं, वही कहता है कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, कि हम लोग जैसे पृथ्वी पर चलते हैं वो भी हमारे भाई भी पृथ्वी पर ही चलते हैं भाई, उसी पृथ्वी पर। ठीक है, इन विच वी ऑल शैल लाई, और यही हम लोग सब फिर पड़े रहेंगे। पड़े रहने का मतलब होता है जब हम लोग की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो या तो इसी पृथ्वी पर दफना दिए जाएंगे या फिर यहाँ हमें जला दिया जाएगा। आगे सेकेंड स्ट्रेंजर में देखिए, कहता है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें भी पता है इस सूर्य के बारे में, उन्हें भी पता है हवा के बारे में, और उन्हें भी पता है किसके बारे में, जल के बारे में, पानी के बारे में जो हम लोग पीते हैं। कहने का मतलब होता है कि हम लोग जो सूर्य की रोशनी को लेते हैं, हम लोग जो हवा को श्वास में लेते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी पीता है। वो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करता है, सनलाइट को शेयर करता है, वही एयर को वो भी शेयर करते हैं। आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जो पीसफुल इसलिए कहा है कि कोई किसी को लूट के छीन के, ऐसा नहीं, जो मेहनत की रोटी खाते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट मतलब यहाँ होता है फसल,
जैसे हम लोग अन्न खाते हैं, हार्वेस्ट से अन्न समझ लीजिए तो ज़्यादा आपको सहूलियत होगी उसको समझने में। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल जो काटता है, तो उससे हमें जो अन्न प्राप्त होता है, मीन्स हमारे जो भोजन जो हमें फसल से प्राप्त होते हैं, चाहे वो अन्न हो, सब्जी हो, फल हो, ठीक है। कहते हैं हमारी तरह वो भी खाते हैं। पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड। एक चीज़ की उन्होंने कहा है, यहाँ पे तुलना किया है, ठीक है। जैसे वार जो होता है, जब युद्ध चलते हैं, ठीक है, तो दो स्थिति होता है। एक विंटर, जब कोई फसल ना हो इस समय, ठीक है, तो उस समय जो भूखमरी की स्थिति आदमी का होता है, उसी तरह की बात है कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में जो नुकसान होता है, सारा चीज़ नष्ट होता है, तो उसके बाद भूखमरी की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्व मतलब भूखों मरना, स्टार्व मतलब भूखों मरना, उसका पास्ट टेंस है यहाँ पे। कहता है बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व देयर हैंड्स आर आवर्स, ठीक है। कहता है उनके जो हाथ हैं वो हमारे भी हाथ हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और उनके हाथों में जो लकीरें हैं उसको अगर पढ़ें तो हम जैसे मेहनत करते हैं, ठीक है, उससे वो अलग नहीं करते, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं, वैसे ही मेहनत करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब हम जो हैं वो भी वही है। हम इंसान हैं, हम मेहनत करते हैं, हम फसल खाते हैं। युद्ध के समय में हमें भूखों मरना पड़ता है, उन्हें भी भूखों मरना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम हर तरह से एक हैं। फिर ये कहाँ से आ जाता है कि वो विदेशी है, कोई अजनबी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा, थर्ड स्टेंजा में। कहता है कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, ठीक है। आप देख लीजिए इस पूरी दुनिया में सभी इंसान के दो ही आंखें होते हैं, ठीक है। मैं बोला कि जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, उसके कारण से किसी के बॉडी का कलर अलग हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी अपीयरेंस अलग हो सकती है, लेकिन वो अलग है नहीं। कहता है रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। वो भी सोते हैं, वो भी जगते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और उन्हें भी प्यार से जीता जा सकता है। जैसे हम किसी को प्यार दें तो प्यार से हम किसी को जीत सकते हैं, ठीक है, किसी के मन को हम जीत सकते हैं, ठीक है। घृणा से जैसे हम किसी के प्रति नफरत से उसको दूर कर सकते हैं, प्यार से उसको हम अपना सकते हैं, उनको करीब ला सकते हैं, तो उनके साथ भी यही बात है, ठीक है। कहता है एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जमीन पर, लैंड मतलब हर देश, यहाँ पे लैंड का मतलब यहाँ देश है, कंट्री है। तो कहता है इन एवरी लैंड मीन्स एवरी कंट्री इन कॉमन लाइफ, की जो वहाँ का साधारण जनजीवन है, ठीक है, मतलब जो वहाँ का लोग जो रहते हैं, जो उन लोगों का जीवन है, ठीक है, कॉमन लाइफ है, दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। उनको भी पहचाना जा सकता है, उनको भी समझा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम जो हैं, हम जैसे अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, हम उसी तरह से उन्हें भी समझ सकते हैं, उन्हें भी जान सकते हैं। उन्हें भी प्यार की समझ है, उन्हें भी नफ़रत की समझ है, ठीक है। हम ताकत से सबको नहीं जीत सकते जैसे यहाँ पर, उसी तरह वहाँ भी लोगों के साथ बात है। फिर कहता है कि लेट अस रिमेंबर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में लेट अस रिमेंबर, क्या हम लोग समझें, Whenever we are told to hate our brothers, जब हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफरत करें, ऐसा किया जाता है राजनीति के कारण, स्वार्थ के कारण, किसी व्यक्ति के स्वार्थ हो या किसी समाज का स्वार्थ हो, किसी राष्ट्र का स्वार्थ हो, उसके कारण जब कहता है कि लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमें ये बताया जाता है, कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने ही भाइयों से नफरत करने के लिए, इट इज़ आवर सेल्फ्स, ठीक है, वो हम ही होते हैं जिससे हम नफरत कर रहे होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम, तो हम क्या करते हैं, उसको डिप्राइव कर देते हैं, उसको वंचित कर देते हैं उनके अधिकारों से, उनके जीने के अधिकार से, जो जीने के लिए जो संसाधन आया होते हैं उससे हम उनके साथ धोखा करते हैं,
बिट्रे मतलब क्या होता है? धोखा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप नोट डाउन कर लोगे। बिट्रे मतलब धोखा देना, ठीक है। कंडेम मतलब निंदा करना, ठीक है, किसी का बुराई करना, निंदा करना, ठीक है। डिस्पोजेस, तो जब हमें कहा जाता है नफरत करने के लिए, तो उसके क्या होता है कि हम उसको उसके अधिकार से वंचित कर रहे होते हैं, हम उन्हें धोखा दे रहे होते हैं, हम उनकी बुराई कर रहे होते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखें कि जब हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं, ठीक है, तो हम केवल अपना ही खून नहीं बहाते। यहाँ पे उसका तात्पर्य ये है, हम केवल दूसरे का खून नहीं बहा रहे होते हैं, बल्कि हम खुद का ही, अपने ही भाई का खून बहा रहे होते हैं। कहते हैं इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ठीक है, दैट वी डिफाइल। तो ऐसा जब करते हैं ना हम लोग, कि जब हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं, तो हम ये जो मानव का पृथ्वी है ना, उसको गंदा कर रहे होते हैं। उसको क्या कर रहे होते हैं? गंदा कर रहे होते हैं। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच इनोसेंस। और ये जो हमारी घृणा की आग है, हिल्स ऑफ फायर, जैसे उसको नरक कह सकते हैं, और जो डस्ट आउटरीच, और जो डस्ट है वो जो मतलब एक होता है कि हमारी जो दुर्भावना, ठीक है, हमारी जो घृणा है, उसके कारण से क्या होता है कि द इनोसेंस ऑफ एयर, और कहता है आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, तो हवा को दूषित कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी हवा को श्वास में दूसरा लेता है। कहने का मतलब हमारे जो भाव मन में उत्पन्न होता है नफरत का, तो वही भाव दूसरे के मन में भी आ जाता है। तो पूरे हम पृथ्वी को, ये हवा को ही दूषित कर देते हैं। हर कोई हर दूसरे से कोई से नफरत करता है। इसलिए विश्व में ये आप देख रहे हैं ना इस तरह का, चाहे वो एक दूसरे देशों के प्रति नफरत, या फिर एक देश में ही एक समाज का दूसरे समाज के प्रति नफरत, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत, ये पैदा किया गया है। ये हमारी ये संकीर्ण जो मन है और संकीर्ण विचार के कारण ये सारे उत्पन्न हुए हैं। हमने एक संकीर्ण, ये एक नैरो बाउंड्री क्रिएट किया है। ये बाउंड्री चाहे वो किसी देश का हो, ठीक है, किसी भाषा का हो, या फिर किसी रिलीजन का हो, या किसी एक कल्चर का हो, ठीक है। तो वही कहता है अल्टीमेटली ये हमारे लिए डिजास्टर लेके आता है, अल्टीमेटली ये हमारे लिए सफरिंग लेके आता है, अल्टीमेटली ये हमारे लिए डेप्रिवेशन, एक होता है कि जो अभी कहा कि स्टारवेशन लेके आता है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस। अभी बताया था मैंने कि गंदा करना, ठीक है। आउटरीच द इनोसेंस मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि वायलेट द प्योरिटी। तो प्योरिटी उसकी शुद्धता को, उसके क्या कहते हैं, गंदा कर देता है, पोल्यूट कर देता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जहाँ हर जगह अपने ही होते हैं, और अपने ही के बीच में वो नफरत, वो गंदगी फैल जाती है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इसलिए आप याद रखिए कि कोई मनुष्य, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति फॉरेन नहीं होता है, मतलब विदेशी नहीं होता है, और कोई देश अजनबी नहीं होता, ठीक है। कोई देश अजनबी नहीं होता, सब हमारे ही हैं। तो हमारे ये एक भावनात्मक रूप से क्रिएट किया गया ये जो बाउंड्री है हमारे मन में, उसी के कारण, उसी का प्रोजेक्शन है कि जो नेशनल बाउंड्रीज आप देखते हो, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज देखते हो, तो इस तरह के जो ये बाउंड्री क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, तो इसको वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या जिसको कहते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। आज हमें एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, न जाने कितने जगह हमें जहाज से गुजरना पड़ता है, फिर परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा होता है कि हम पूरे दुनिया में कहीं भी घूम सकते बिना परमिशन का, अगर वो यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, अगर होता तो, ठीक है। तो कवि का मकसद है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे इस देश का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक सिद्धांत है, उसी को ये पोएट ने प्रोपेगेट किया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पोएम ख़त्म होता है, लेकिन अब उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ, एक तो है कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्ड्स है, ठीक है, कोई राइमिंग नहीं है। जैसे देखिए, फॉरेन है, ब्रिदिस है, अपोन है, लाई है, लास्ट में फर्स्ट स्टेंजा के लाइन के एंड में जो वर्ड है, उसके बाद वाटर है, स्टाफ्ड है, रेड है, ऑन है, तो राइमिंग स्कीम नहीं है। दूसरा, इसमें देख लीजिए एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मैंने बताया था ना कि रिपीट, कई बार बताया, आप जान भी रहे होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ कि रिपीटेशन ऑफ, ठीक है, वर्ड बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए,
फर्स्ट स्टेंजा का दूसरे लाइन में बॉडी ब्रीथेस दोनों बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको एलिट्रेशन कहेंगे, आगे आप देख लेंगे, ठीक है। दूसरा है रिपीटेशन। तो अभी मैंने बताया था रिमेंबर का, देखिए कई स्ट्रेंजा में कई बार रिमेंबर वर्ड का इस पोएम में रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट होता है लैंग्वेज का पोएट्री में उसको कहते हैं रिपीटेशन। एंचेपमेंट देख लीजिए। एंचेपमेंट में मैंने कहा था कि एक सेंटेंस जब 2 या 2 से अधिक लाइन में रन करता है विदाउट एनी क्या पंक्चुएशन मार्क, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंचेपमेंट कहते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बेनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला लाइन, ठीक है, मतलब वो एक सेंटेंस जब 2 या 2 से अधिक लाइन में जाता है बिना कोई पंक्चुएशन मार्क्स, उसको एंजॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा, लाइक आवर्स दैट लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, ठीक है। उसी तरह से आप थर्ड स्टेंजा में देख लीजिए, सेकेंड स्टेंजा में भी थर्ड और फोर्थ लाइन को, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, ठीक है। फिर थर्ड स्टेंजा में रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, ठीक है। जो एक सेंटेंस जब 2 या 2 से अधिक लाइन में बिना पंक्चुएशन मार्क्स का जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। फिर है मेटाफर। मेटाफर एक जगह इस्तेमाल हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे वार्ड्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद एक यूनिफॉर्म से वहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ के किसी कंट्री का मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है या वहाँ के लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ड्रेस से। तो ड्रेस व्यक्ति की जगह पे यूनिफॉर्म को रखा गया, तो इसको मेटाफर कहते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, वार को विंटर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे वार की स्थिति के समय जो स्टारवेशन की स्थिति आ जाती है ना, तो यहाँ कंपेयर किया कि विंटर में भी वैसा हो जाता है जहाँ पे एकदम कोल्ड कंट्रीज हैं, कोई क्या कहते हैं आपका फसल नहीं होता है, कोई वर्क अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे स्थिति वैसे हो जाती है। तो एक कंपैरिजन है उसका, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो उसके लिए मेटाफर का आप इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक आप यूनिफॉर्म से समझ लीजिए, दूसरा यहाँ पर आपका वार्स विंटर से। बात समझ में आई। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, एक एलिट्रेशन का, एलिट्रेशन तो समझ गए, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ लाइन, ठीक है। दूसरा रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, मोर देन 2 और मोर देन 2 टाइम्स। फिर है एंचेपमेंट, रनिंग ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स 2 और मोर देन 2 लाइन्स। फिर है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे हमने बताया था ना कि जैसे मेटाफर क्या होता है कि डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, जैसे माई पेन इज़ माई स्वॉर्ड, स्वॉर्ड अलग है, पेन अलग है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि माई पेन इज़ माई स्वॉर्ड, मेरा कलम ही मेरी तलवार है, ठीक है। बात समझ में आई। तो जो रिप्लेसमेंट होता है एक का, जो कंपैरिजन, लेकिन गुण है कि तलवार में जो ताकत है वो मेरी कलम में भी है, उसका ताकत के आधार पर कंपेयर कर रहे हैं और एक की जगह पे दूसरे को रख दे रहे हैं, सीधे तलवार हटा के उसके जगह पे हमने क्या रख दिया, पेन रख दिया। तो इस तरह के कंपैरिजन को क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो आज पोएम मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप वीडियो अंत तक देखेंगे, अगर देखेंगे तो। जो देखते हैं स्टूडेंट पता नहीं फिर वो क्यों देखते हैं, अगर वो कुछ मिनट के लिए देखते हैं, पूरा नहीं देखते तो लाभ उठा नहीं पाएंगे। और मैंने जैसे कहा था कि जैसे पोइट्री सेक्शन होता है उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करूँगा और उसके बाद प्रोज सेक्शन में हम लोग आएंगे। इसके अलावा जो राइटिंग सेक्शन है, अभी लेटर है, पैराग्राफ है, वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी लेटर्स के और भी सैम्पलिंग करना है, फिर पैराग्राफ रीडिंग स्किल का भी वीडियो डालना है, और फिर मैंने बताया था कि एक एग्जामिनेशन बेस्ड कि कैसे आप प्रिपरेशन करें, वो भी जल्द आने वाला है। इसलिए आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो, और अगर नहीं है तो आप सब्सक्राइब करिए। चलिए आज मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। गुड बाय।